हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माई सेल्फ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे थे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। जैसा कि आपको पहले भी बता दिया है कि यह चैप्टर 12th क्लास में पेनोरमा का सेकेंड चैप्टर है। उसी प्रकार से वर्तमान में जो 11th क्लास है उनके जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें स्नैपशॉट्स में ये फर्स्ट चैप्टर के रूप में दिया है। और इस चैप्टर को हमने पढ़ा काफ़ी अच्छे तरीके से और पूर्ण विश्वास है आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिए। और अब हम आते हैं इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उसमें से काफ़ी कुछ प्रश्न हम लेते हैं। और देखिए, इस पाठ से हर साल बोर्ड में 12th बोर्ड में काफ़ी है वो सवाल पूछे जाते हैं इस प्रकार से, तो उस पर आते हैं हम चर्चा पर। देखिए, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ी चर्चा कर लें इस पाठ को लेकर के। आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराता हूँ। उससे पहले वर्ड में मैं आपको बता दूं कि जो वर्ड्स आपको मैंने जो शब्द पूछे थे उसमें देखिए, एक तो था ऑब्लिवियन, इसका अर्थ होता है विस्मृति, विस्मरण। और पेंटलोन था एक, वैसे ये पायजामा होता है, पायजामा हम वो लिखते हैं ना, पायजामा भी लिखते हैं। ये क्या होता है, जो पायजेब होती है ना, पायजेब के पास में जाकर के सिकुड़ जाता है इस टाइप से, इस टाइप का जो पेंटलॉन। अच्छा, ओल्ड पर्सन जो होते हैं, जो ओल्ड पर्सन होते हैं, बहुत ही ओल्ड पर्सन, तो उनके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो शब्द था जिसको लेकर के मैंने आपको पूछा था, तो उसमें हिंदी के जो शब्द पूछे गए थे, चाहे वो कर्तव्य के रूप में था, तो कर्तव्य के लिए क्या शब्द, तो कर्तव्य के लिए था फीट। और दूसरा था महत्वाकांक्षा, इसके लिए शब्द है एम्बिशन, एम्बिशन। हाई फ्लायर, हाई फ्लायर भी कहते हैं एम्बिशन, महत्वाकांक्षा। अब बात करते हैं हम चैप्टर से रिलेटेड। तो चैप्टर में राइटर कौन, खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ने किस प्रकार से अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके बारे में बताया है, तो विशेषकर दादाजी के बारे में भी मेंशन किया है। उनकी चाहे वो टर्बन है इसको लेकर के बात की हो, इनकी जो दाढ़ी है इसको लेकर के, जो बियर्ड है जो कि उनके चेस्ट को, सीना जो है उसको ढकती हुई लॉन्ग बियर्ड थी। और ऐसे लगते थे सो ओल्ड पर्सन, काफ़ी एज में लगते थे। और इनका जो चित्र है वो कहाँ पर है, जो मेंटल पीस चिमनी का जो स्थान होता है उसके ऊपर की तरफ रखा हुआ है, ड्राइंग रूम में, वहाँ पर सजावट कक्ष में रखा हुआ है। और वो अपनी दादी का जो वर्णन करते हैं उसमें कि शी वाज सो ओल्ड लेडी, शी वाज सो ओल्ड लेडी, और शॉर्ट थी हाइट में, फैट भी बोला गया है, स्लाइटली बेंट भी कहा है, बेंट यानी झुकी हुई, बेंट, BENT। और साथ ही साथ जो इनके हाथ में बीड्स ऑफ रोजरी, बीड्स ऑफ रोजरी जो है वो उनके हाथ में मनकों की माला लिए हुए। अच्छा, जो हेयर है इनके, वाइट सेरेनिटी की जो बात की गई है, वाइट हेयर है और वाइट साड़ी पहने हुए हैं। और स्टूपिंग, थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए, इस प्रकार से होबल्ड, इधर उधर झूलते हुए दादी घर में चलती थी। किस प्रकार से वो उसके साथ स्कूल जाती थी, किस प्रकार से उसको रेडी हिम फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार करती थी। चाहे वो जो स्लेट है उसको
प्लास्टर करके येलो चौक से फिर उसके लिए तैयार करती, रेड पेन, जो भी इंक पॉट है, या फिर उसके लिए जो भी नाश्ता आदि ब्रेकफास्ट करवाने का काम साथ में। इसके अलावा जो डॉग्स होते थे, विलेज डॉग्स, उनके लिए स्टील चपातीज़, बासी रोटी लेकर के जाती थी। और जब सिटी में गए तो फिर वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने के कारण, मोटर बस से जाने के कारण, और ऐसी स्थिति में फिर वो अकेला ही जाता है, और इस कारण से दादी स्कूल साथ जा नहीं सकती, इसलिए वहाँ पर। और दूसरी बात, देयर वर नो डॉग्स इन द सिटी स्ट्रीट्स, सिटी की जो गलियाँ हैं वहाँ पे कुत्ते नहीं थे, तो दादी है वो अब वहाँ कुत्तों को कहाँ खिलाए, तो इसलिए क्या किया कि जो सिटी में इनका घर था वहाँ कोर्टयार्ड में, आंगन में, वो जो स्पैरोज चिड़ियाएँ थी उनको खिलाने पिलाने का काम दादी करती थी, इस प्रकार से। और फिर उसके बाद में जो वो और आगे यूनिवर्सिटी में जाता है, अलग रूम में, सेपरेट रूम में वो रहने लगता है, तो उनका जो भी एक प्रकार से आमना सामना बहुत कम होता है। दादी है वो उस समय बिल्कुल ही एकांत सेक्लूजन में चली जाती है, अकेली पड़ जाती है, स्पिनिंग व्हील और बीट्स ऑफ रोजरी और टेलिंग बीट्स एंड प्रेइंग। वो क्या करती थी, मनकों की माला और प्रार्थना, ये काम चलता रहता था दादी का। उसके बाद में दादी जाती है और अपना जो पौत्र है, जब वो विदेश पढ़ाई के लिए जाता है तो उसको सी ऑफ करने भी जाती है। 5 साल बाद में जब वापस आता है तो उसको रिसीव करने भी जाती है। और किस प्रकार से इमोशनल बॉन्ड के माध्यम से उसने किस प्रकार से गीत गाए, जो होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, उसको लेकर के डिलेपिडेटेड ड्रम के माध्यम से, फटे हुए उस ड्रम के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ नेबरहुड वुमन, पड़ोस की औरतों का साथ लेते हुए। और बाद में सी फेल, बीमार पड़ गई और बाद में डॉक्टर भी आया, डॉक्टर ने कहा कि मिल्ड फीवर है, धीमा बुखार है, इट वुड गो, चला जाएगा, उतर जाएगा। लेकिन दादी ने कहा कि हर एंड वॉज नियर, उसने बता दिया था कि हर एंड हैड कम, कि उसका है वो अंत आ चुका था, उसने सबको बता दिया। और किस प्रकार से क्रिमेशन की व्यवस्था होती है, किस प्रकार से जो चिड़ियाएँ हैं, फैमिली मेम्बर्स ने तो जो मौर्न विलाप किया वो बात अलग है, लेकिन साथ ही साथ जो स्पैरोज थी उन्होंने भी अपने उस इमोशनल बॉन्ड को, अटैचमेंट को विथ द ग्रैंड मदर, कैसे किस प्रकार से अटैचमेंट उस ग्रैंड मदर का, राइटर की ग्रैंड मदर का विद एनिमल्स एंड बर्ड्स, स्पेशली फॉर स्पैरोज, तो वो बिल्कुल यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है। तो ये थोड़ी बातें थी जो इस पाठ से संबंधित। और हम प्रश्न लेते हैं कि कौन से प्रश्न स्पेशली ठीक रहेंगे। तो ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं मैं आपको बता दूं, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। बोर्ड में पूछे गए प्रश्न भी है इसमें, जो पहले पूछे गए हैं, और काफ़ी इसको अच्छे तरीके से आप देखें, बोर्ड में ये सवाल पूछे जाते हैं, विशेषकर जो सवाल बन रहे हैं कि दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, वह हमारी मित्रता में एक निर्णायक मोड़ था। कौन सा, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट, तो वो कौन सा निर्णायक मोड़ था, इसको लेकर के प्रश्न पहले भी पूछा है, और ऐसा निर्णायक मोड़ क्या था हमें भी बताना है। इधर ध्यान दो कि जब भी बोर्ड में प्रश्न पूछते हैं डायरेक्ट चैप्टर से रिलेटेड, तो इंग्लिश में ये व्यवस्था केवल इंग्लिश सब्जेक्ट में है कि ब्रैकेट में एक प्रकार से नाम लिखा हुआ आता है। तो पाठ का नाम, कि किस पाठ का ये प्रश्न है, तो लिखा हुआ आएगा ऐसे, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, तो आपको पता चल गया कि हाँ ये उस पाठ का सवाल है। तो थोड़ा सा उससे याद आ जाता है काफ़ी चीज़ें रिलेटेड जो होती है। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट, द टर्निंग पॉइंट was that when author's parents were settled
in the city, then they called them to the city. Now the grandmother could not go with him to school and helped him in his studies. यानी देखिए, द टर्निंग पॉइंट वॉज दैट व्हेन ऑथर्स पेरेंट्स, जब लेखक के पेरेंट्स जो थे सिटी में सेटल हो गए थे इन द सिटी, देन दे कॉल्ड देम टू द, तो उन्होंने क्या किया, सेंट फॉर, बुलाया, उनको कॉल किया, उनको बुलाया, मैसेज किया कि आप आ जाओ यहाँ पर। और उस समय क्या हुआ, नाउ द ग्रैंड मदर कुड नॉट गो विथ हिम, पहले तो दादी अपने पौत्र के साथ स्कूल जा सकती थी, बिकॉज द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, ठीक है, क्योंकि स्कूल और टेम्पल अटैच थे। लेकिन अब वो सिटी में आ गए हैं तो यहाँ पे क्या है, तो वो साथ में नहीं जा सकती थी, एक तो ये बात, दूसरी बात, और एंड हेल्प हिम इन हिज स्टडी, न ही उसकी स्टडी में, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल था, वो मोटर बस से जाता था, तो ऐसी स्थिति में ये परिवर्तन आ गया, ये निर्णायक मोड़ था। ये मुख्य बात यही है, क्योंकि गांव में तो साथ रह रहा था, लेकिन सिटी में जैसे ही गए तो आपसी जो एक प्रकार से हमेशा का जो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, इमोशनल बॉन्ड आदि जो था, वो थोड़ा सा दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाउ डिड, अभी तो ध्यान दीजिए, हाउ डिड द ग्रैंड मदर हेल्प द ग्रैंडसन इन द मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू स्कूल। जो दादी है वो अपने पौत्र की, जो पोता है, ग्रैंडसन है, उसकी किस प्रकार से सुबह के समय स्कूल जाने से पहले, बिफोर यानी पहले, उसकी हेल्प करती थी, कैसे, किस प्रकार से उसकी सहायता करती थी, तो उसके बारे में हमारे को बताना है। लेकिन यहाँ पे देखिए, डिड, जब प्रश्न में डिड आया है तो उत्तर लिखते समय हेल्पिंग वर्ब की, सहायक क्रिया की, सॉरी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, जब भी प्रश्न में डिड आया है तो उत्तर लिखते समय मुख्य क्रिया मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हुए पास्ट टेंस में इस टाइप से हमें चलना है। दी ग्रैंड मदर हेल्प्ड the grandson in the morning before going to school by woke him up and ready him for school. She fetched a slate, वुडन स्लेट, इसके लिए वुडन स्लेट which she had plastered with yellow chalk. She dressed him and gave him a red pen, ink pot
and prepared a breakfast for him, for author। देखिए इधर ध्यान दें। The grandmother helped the grandson in the morning before going to school by waking him up and ready him for school। एक तो उसको जगाती थी, सुबह स्कूल के लिए तैयार करती थी, और साथ ही साथ वो जाती और लकड़ी की स्लेट लाती जिसको वो पहले से येलो चौक से प्लास्टर करके रख देती थी। इसके अलावा सी ड्रेस्ड हिम, उसको कपड़े पहनाती, गेव हिम रेड पेन, इंक पॉट, लाल पेन देती थी, इंक पॉट देती थी, एंड प्रिपेयर्ड ए ब्रेकफास्ट फॉर हिम, उसके लिए नाश्ता भी थोड़ा तैयार करती थी। यानी जैसे जो भी स्टेल चपाती होती थी हालांकि, लेकिन उसके ऊपर शुगर और जो भी बटर वगैरह डाल करके, मक्खन वगैरह, और उसको देती थी, वो खा लेता था एक बंडल के रूप में, और हैंड ओवर टू हिम, और इसको हैंड ओवर कर देती थी, तो इस प्रकार थमा देती थी, और इस प्रकार से इसको, और साथ ही साथ सम ब्रेड्स, शी टुक सम ब्रेड्स फॉर विलेज डॉग्स, और साथ ही साथ वो गांव के जो कुत्ते थे उनके लिए स्टील चपाती साथ में लेके जाती थी। ये उसमें हम वर्णन कर सकते हैं। तो पहला और दूसरा प्रश्न, दो प्रश्न इसमें हमने किए। किस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे आए, और अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द ग्रैंडफादर लुक, दादाजी कैसे दिखते थे। दादाजी का अपीयरेंस तो ज़्यादा उसमें मेंशन नहीं किया, लेकिन जो भी है उसको लेकर के देखिए, इसमें भी डिड आया है, यहाँ पे डिड आया है, तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, लुक, डिड आया है, इस कारण से इसकी क्या हो जाएगी, सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, इसकी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी डिड आने के कारण। यदि यहाँ पे डिड न होकर के डज होता, ठीक है, तो यहाँ पे लुक्स लगता, और यदि यहाँ पे डू हो तो यहाँ डू होता तो उसके हिसाब से वो प्लूरल देते, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में वर्ब की वापस फर्स्ट फॉर्म आती। तो इसके लिए आपको पहले भी कहा है कि जब प्रश्न में डिड हो, डिड के समय सेकेंड फॉर्म का यूज करें, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। डू हो तो आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, डज है तो फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। इस हिसाब से टेंस का ध्यान रखते हुए हमें उत्तर देना होता है, उसका विशेष ध्यान दें। द grandfather looked at least 100 years old. He wore a big turban and his beard covered the best part of his chest. He looked so old, who had a lot of grandsons. Grandfather looked at least 100 years old. दादाजी 100 साल से ऊपर इस टाइप से लगते थे बहुत, और वॉर ए बिग टर्बन, बड़ी पगड़ी पहने हुए, हिज बियर्ड, उनकी जो दाढ़ी थी, विच कवर्ड हिज बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, सीने का ज़्यादातर हिस्सा, लूज फिटिंग क्लोथ्स, और इसके अलावा
ही वॉर लूज फिटिंग क्लोथ्स, ढीले डाले कपड़े पहनते थे, और साथ ही साथ कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, ही लुक्ड सो ओल्ड हु हैड अ लॉट ऑफ ग्रैंडसन, इतने बूढ़े दिखते थे जिनके बहुत सारे पोते परपौत्र आदि थे। इस हिसाब से दादाजी का जो अपीयरेंस है उसके बारे में विशेष तौर पे इस टाइप से पूछा गया है, बताया गया है। आगे बढ़े हम। What were the things that the author carried with him to school? देखिए ऐसी क्या चीज़ें थी जो ऑथर जो है, राइटर जो है, इसमें देखिए ऑथर, राइटर, नरेटर कई बार ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, तो उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि चीज़ तो ऑथर यानी लेखक है, राइटर भी लेखक है, नरेटर रचनाकार जो भी है, तो वो भी एक ही चीज़ होती है। कैरीड विथ हिम टू स्कूल, तो लेखक अपने साथ में क्या क्या चीज़ें साथ में ले जाता था, तो दादी उसको क्या क्या चीज़ें देती थी उनका हमारे को मेंशन करना है, उसका वर्णन करना है। तो देखिए द ऑथर कैरीड with him so many things to school, they were a wooden slate, red pen, an ink pot, क्या क्या चीज़ें वो ले जाता है। देखिए वुडन स्लेट होती थी, विच वॉज प्लास्टर्ड विथ येलो चौक बाई ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर उसको येलो चौक से प्लास्टर आदि करके रखती थी। रेड पेन वो ले जाता है साथ में, इंक पॉट वो ले जाता है, ठीक है, और एक प्रकार से उसको एज ए बंडल उसको इंक पॉट etc these things और ब्रेड्स वगैरह भी थी। these things were kept in a bundle with stale chapatis, stale chapatis। अब इन चीज़ों को, जो स्टेल चपाती होती थी, बासी रोटी, उसके साथ में इसको रखते थे थोड़ा सा अलग से इस टाइप बंडल बना के। रोटियां तो कुत्तों के लिए होती थी, लेकिन स्कूल का मटेरियल ये इसका है। अच्छा, इसके अलावा बुक्स वगैरह तो वो ले जाता ही होगा, लेकिन इसमें मेंशन नहीं किया है, तो जो बुक में लिखा है वैसा ही हमें उत्तर देना है। हाँ, वैसे जनरली बता सकते बुक्स तो होगी, तो उसमें जो भी बुक वगैरह यदि है तो उसके बारे में जनरली रफ बुक के रूप में या एक्सरसाइज बुक के रूप में इस टाइप से हम उसमें बता सकते हैं थोड़ा, क्योंकि रिलेटेड है, स्कूल से रिलेटेड, स्कूल जा रहे हैं तो ज़रूर ये सीधी सी बात है कि बुक्स वगैरह तो होगी उसके पास। तो ऑथर कैरीड विथ हिम सो मैनी थिंग्स, यहाँ पे कैरीड आया है शब्द, और टू स्कूल देवर, और कौन सी थी, वुडन स्लेट्स, रेड पेन, एन इंक पॉट एटसेट्रा। दीज थिंग्स वर केप्ट इन ए बंडल विथ स्टील चपातीज, बासी रोटी के साथ में इसको रखा जाता था इस टाइप से। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। देखिए, वाई डिड द ग्रैंड मदर टेक टू फीडिंग स्पैरोज इन द सिटी। अब यहाँ पे जो ग्रैंड मदर है वो ग्रैंड मदर टेक टू फीडिंग स्पैरोज इन द सिटी। दादी माँ जब सिटी में गई है उस समय वो चिड़ियाओं को क्यों खिलाती है, वो कुत्ते वगैरह जो थे उनको क्यों नहीं खिला पाती थी। ज़्यादा बड़ा उत्तर नहीं है, लेकिन हमें इसमें जो भी उत्तर है उसको देना है। तो देखिए उत्तर बनेगा, आंसर शब्द तो हमारे को लिखना ही है कि ANS, इस टाइप से कुछ इस टाइप की जो चीज़ें हैं, जैसे बोर्ड का जो पेपर है उसमें हम कैसे अटेंड करें, ये चीज़ें हम थोड़ा सा बाद में एक व्यवस्थित प्लानिंग के तहत पूरा A to Z आपको समझेंगे।
अभी हम चैप्टर के अनुसार चल रहे हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं। हम बोर्ड का पेपर सॉल्यूशन भी आपको करवाएंगे। द ग्रैंड मदर, यहाँ पे डिड आया तो टुक टू फीडिंग sparrows in the city because when she was in her village there were a lot of dogs, but in the city there were no dogs in the street. ये उसमें बुक में आया है कि गलियों में कुत्ते थे नहीं, इसलिए। हालांकि पाए तो जाते हैं लेकिन जनरली जो। अच्छा, इसके अलावा वो शी कुड नॉट गो विद हर ग्रैंडसन टू द स्कूल वो अपने ग्रैंडसन के साथ में नहीं जा सकती थी। वो जाए तो बीच में कहीं खिला भी सकती थी, तो उसने क्या किया, और सी फेड, सो सी फेड स्पैरोज in their city house, in her city house या in their उनके city house। अब देखिए वापस, ग्रैंड मदर टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द सिटी, कि सिटी में स्पैरोज को वो रोटी खिलाने का काम क्यों करती थी? बिकॉज व्हेन शी वॉज इन हर विलेज देयर वर अ लॉट ऑफ डॉग्स, गांव में थे तब तो बहुत सारे कुत्ते थे, बट इन द सिटी देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स। ये उसमें चीज़ आई है, तो जो बुक में आया वो हमें, तो वहाँ पर कुत्ते नहीं थे गलियों में। साथ सी कुड नॉट गो विद हर ग्रैंडसन, वह अपने पोते के साथ विद्यालय नहीं जा सकती थी, तो वो तो कारण उसका दूसरा है, लेकिन वो हमें इतना बताने की जरूरत नहीं है। प्रश्न जितना पूछा है वही उत्तर दे। टू द स्कूल सो सी फेड स्पैरोज इन देयर सिटी हाउस, इसलिए वो घर में ही जो चिड़ियाएँ थी और उनको खिलाने का काम, ब्रेड क्रम्स जो है रोटी के टुकड़े खिलाने का काम करती थी। ये था दादी माँ का कार्य उस समय। अब आगे नेक्स्ट में देखिए, वैसे उसमें देखिए कि दादी जो है अपने पोते के साथ स्कूल जाती थी। स्कूल लेकर के पहले प्रश्न ऐसा बन सकता था, तो उसके में बताया कि किस लिए जाती थी। बिकॉज द टेम्पल वाज या स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, टेम्पल वाज अटैच टू द स्कूल, एक ही बात दोनों में। स्कूल जो था टेम्पल से अटैच था या टेम्पल जो था स्कूल से अटैच था, तो एक दूसरे अटैच थे, इसलिए वो अपने पुत्र के साथ में जाती थी। एवरीबडी इंक्लूडिंग द स्पैरोज, एवरीबडी हर कोई, इंक्लूडिंग शामिल, स्पैरोज गौरैया, मॉर्न यानी विलाप करना, यहाँ पे विलाप करना ओवर द ग्रैंड मदर्स डेथ। अब ये हमारे को कब बताना है, डिस्कस, इस पर विचार विमर्श कीजिए कि जब दादी की डेथ हुई उस समय हर कोई रोया, जिसमें स्पैरोज भी शामिल थी। कैसे बताएं? एवरीबडी इंक्लूडिंग द स्पैरोज मॉर्न, MOUR है इसमें, ध्यान देना, मॉर्न ओवर द ग्रैंड मदर्स। ये अपोस्ट्रोफ है, कॉमा है, हम बोलते हैं ना अपोस्ट्रोफ,
grandmother's death, it is felt right. इसको हम क्या महसूस करते हैं, सही ठीक महसूस करते हैं. When grandmother was in the village, grandmother lived in the village. देखिए, lived in the village, जब वो गांव में रहती थी. then she fed dogs, but when she came to city, then she spent her time with sparrows. Those sparrows came and sit on grandmother's legs, shoulders, and even on the head. It was the attachment between them. ये उनके बीच में क्या था, अटैचमेंट था. अब नेक्स्ट में देखिए, अगला पेज हम लेते हैं. पहले इधर समझा देता हूं मैं. एवरीबडी इंक्लूडिंग द स्पैरो मॉर्न ओवर द ग्रैंड मदर्स डेथ. उसमें देखिए कि जो दादी माँ हैं उनकी मृत्यु पर स्पैरोज भी, फैमिली मेंबर तो रोए क्योंकि वो तो फैमिली के मेंबर है और ये एक कस्टम रिवाज ट्रेडिशन है, लेकिन इवन द स्पैरोज, तो उसका कारण था कि व्हेन ग्रैंडमदर लिव्ड इन द विलेज देन शी फेड डॉग्स, तो उस समय वो कुत्तों को खिलाती थी, डॉग्स को. बट व्हेन शी केम टू सिटी, जब सिटी में आई, देन शी स्पेंड हर टाइम विद स्पैरोज, तो उस समय वो चिड़ियाओं के साथ समय बिताती. दोज स्पैरोज, और ये जो चिड़ियाएँ थी, केम एंड सिट ऑन ग्रैंड मदर्स लेग्स, दादी माँ के पैरों पर बैठ जाती, शोल्डर कंधों पर बैठ जाती, इवन ऑन हर हेड, और यहाँ तक कि उसके सिर पर भी. और ग्रैंड मदर नेवर शूड देम अवे, ग्रैंड मदर नेवर शूड देम अवे, उनको कभी भगाती उड़ाती नहीं थी. इट वॉज द अटैचमेंट बिटवीन देम, और ये उनके अंदर बीच में क्या था, इमोशनल बॉन्ड, अटैचमेंट था. आगे थोड़ा यहाँ पे आपको आगे बताता हूँ. देखिए, थोड़ा इसका हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं. देखिए, यहाँ से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसका उत्तर फिर क्या हुआ. व्हेन, देखिए, व्हेन शी फेल इल, जब दादी है वो बीमार पड़ गई. इल एंड डाइड, देन फैमिली मेंबर्स mourn for him, but when they were busy
in the arrangement of the cremation, then thousands of sparrows came and sit quietly. They were not chirping and took no notice of bread crumbs which were thrown by the author's mother. So we can say that everybody with the sparrows, even यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि when she fell ill, जब वो बीमार पड़ी, and died, जब मर गई, देहावसान हो गया, then family members mourned over him. फैमिली जो मेंबर थे वो उसकी मृत्यु पर वो तो रोते ही है, कस्टम है, जैसा रिवाज है उसके अनुसार. दे वर बिजी इन द अरेंजमेंट ऑफ द क्रीमेशन, और वो बिजी हो गए किसमें, दादी के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने में. थाउजेंड्स ऑफ स्पेरोज केम एंड सिट क्वाइटली, तो हजारों की संख्या में स्पेरोज आई और आकर के वहाँ पे बैठ गई. दे वर नॉट चिरपिंग, और उस समय वो किसी प्रकार की चहचहाट नहीं कर रही थी. एंड टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड क्रम्स, और साथ ही साथ जो ब्रेड क्रम्स रोटी के टुकड़े थे, जो किसने, ऑथर जो खुशवंत सिंह है उनकी माँ ने जो डाले थे, जैसे दादी करती थी वैसा उसने भी किया. उसने सोचा कि मैं टुकड़े डालूंगी, ये चिड़िया खा लेगी, लेकिन उन्होंने क्या किया, चिड़ियाओं ने क्या किया, ग्रैंड मदर, ऑथर्स मदर टुक नो नोटिस ऑफ ब्रेड क्रम्स, तो लेकिन उन्होंने क्या किया, चिड़ियाओं ने उस रोटी के टुकड़ों की तरफ ध्यान भी नहीं दिया. नेक्स्ट डे में उसको डस्टबिन में डाल दिया जाता है. तो इसी से ये शो करता है कि ना तो वो चिरपिंग कर रही थी, दे सैट क्वाइटली, चुपचाप बैठ रही, और किसी प्रकार का उनका जो बेडलम होता है इस प्रकार से शोरगुल जो था वो बिल्कुल ही था ही नहीं, चिरपिंग कोई कर नहीं रही थी, और उन्होंने रोटी को खाया नहीं. इसी से ये हमें बताता है कि वास्तव में वो भी वहाँ पर अपना शोक प्रकट कर रही थी. ये था उनका आपस में जो अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट, उसकी वास्तव में बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है. ये जो हमारा सवाल है इसको थोड़ा सा देख लीजिए. ये यहाँ से ये जो छठा सवाल है तो इसको थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसलिए कोई बात नहीं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है इसको. अब यहाँ पे आते हैं हम सातवें सवाल पे. देखिए सातवें सवाल का उत्तर हम यहाँ पे से पहले ले लेते हैं. और इसमें सवाल देखिए क्या है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर. ऑथर कौन है, खुशवंत सिंह. खुशवंत सिंह की दादी का चरित्र चित्रण, रूप चित्रण उन्होंने जो किया वो हमारे को बताना है किस टाइप से. तो आप उसमें बता सकते हैं जो भी आपको याद आता है उनसे, फिजिकल स्ट्रक्चर, उनकी क्या हैबिट्स है उसको लेकर के, उसके बारे में हॉबी वगैरह यदि है तो उस टाइप से जो भी है उनके बारे में हमारे को बताना है. पूरा चैप्टर ही दादी से रिलेटेड है, उनको ही एक प्रकार से ग्रैंड मदर सेंटर्ड, उन पर केंद्रित है, इसलिए पूर्ण रूप से. और ये जो प्रश्न है इसका जब हम बात करते हैं कैरेक्टर स्केच की, ये 7 नंबर का सवाल कई बार इसको बोर्ड में पूछा गया है. आपकी जानकारी के लिए बताऊं, इसलिए महत्वपूर्ण सवाल है, अच्छे तरीके से याद करें. देखिए किस टाइप से इसका उत्तर है. तो देखिए यहाँ पे द ऑथर्स, यहाँ ऑथर कौन है, द ऑथर
खुशवंत सिंह, सिंग्स ग्रैंडमदर वॉज का यूज करें इज के रूप में भी बता सकते हैं, प्रेजेंट टेंस में आप बता सकते हैं इसको, क्योंकि कैसा चरित्र चित्रण जब हम कर रहे हैं। ग्रैंडमदर इज अ ओल्ड लेडी, एन ओल्ड लेडी, शी वॉज फैट, short and slightly bent. She hobbled in the house and देखिए एंड kept beads of rosary in her one hand and another on her waist, वेस्ट या बैक, कमर पर, पीठ पर। एक हाथ में रोजरी, दूसरे में क्या होती थी, एक हाथ में तो मनकों की माला रोजरी, दूसरा हाथ जो है कमर पर, वेस्ट पर उसके रखा हुआ था। सो शी कुड बैलेंस, she could keep her balance, ताकि बैलेंस रख सके इसलिए। her hairs were white like landscape of icy mountain, pale and puckered face, wrinkled face या puckered face, wrinkled face भी लिख सकते हैं, puckered face। अब दादी जो है उसका चेहरा जो है पीला पड़ा हुआ, और क्रिस क्रॉस wrinkled face, चेहरे पर झुर्रियां। ये तो उनका फिजिकल स्ट्रक्चर। शी वॉज काइंड अ काइंड रिलीजियस एंड लिटरेट लेडी। ये भी हमने देखा है, दयालु तो थी और धार्मिक प्रवृत्ति की, लिटरेट पढ़ी लिखी कैसे बता सकते हैं, तो मैंने उसमें पढ़ा कि सी रेड स्क्रिप्चर्स, वो धर्म ग्रंथों को पढ़ती थी, इससे पता चलता है कि थोड़ी पढ़ी लिखी भी है। शी वॉज यहाँ पे देखिए, शी वॉज अ गुड सिंगर ऑल्सो, गीत भी गाती थी। तो उसने अपनी लैंग्वेज में शी वॉज गुड सिंगर ऑल्सो, अच्छा गीत भी गाती थी। वॉरियर्स ऑफ होम कमिंग वॉरियर्स के उसने गीत जो गाए थे ढोलक बजा करके, तो उसको वो ये कला आर्ट भी आती थी जो म्यूज़िक वगैरह से रिलेटेड थी, म्यूज़िक एंड डांस से।
तो उसके बारे में हमने लिखा है, सी वॉज अ हेल्पिंग नेचर्ड एंड village customs follow our lady। हेल्पिंग नेचर तो थी, वो हेल्प तो करती थी। अच्छा, विलेज कस्टम्स फॉलो आवर लेडी, विलेज ग्रामीण जो सभ्यताएं हैं, उस रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, उसको फॉलो करने वाली लेडी थी और करती थी वो। इसके अलावा भी और भी हम काफ़ी बातें लिख सकते हैं इसको लेकर के। और काइंड टूवर्ड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, पशु पक्षियों के प्रति दयालु थी, ये हमने वो भी पढ़ा। और भी काफ़ी चीज़ें आती हैं और इसको देख करके हम भी है वो थोड़े इमोशन में आ जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। थोड़ा वापस देख लीजिए, इस उत्तर को थोड़ा और भी बड़ा हम लिख सकते हैं चैप्टर के माध्यम से, उसमें कि कौन कौन सी उनकी जो विशेषताएं हैं उसमें ऐड कर सकते हैं। बड़ा प्रश्न बन सकता है। द ऑथर खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर, लेखक जो खुशवंत सिंह है उनकी जो दादी माँ है, इज़ एन ओल्ड लेडी, काफ़ी ओल्ड लेडी। शी वॉज फैट, शॉर्ट एंड स्लाइटली बेंट, थोड़ी मोटी थी, हेल्दी, और साथ ही साथ शॉर्ट हाइट में ठिगनी है, टाइनी, और थोड़ी झुकी हुई क्योंकि ओल्ड एज है इसलिए। शी हॉबल्ड इन द हाउस एंड केप्ट ए बीड्स ऑफ रोजरी इन हर वन हैंड एंड अदर ऑन हर वेस्ट, और उसका जो एक हाथ है उसमें मनकों की माला, दूसरा हाथ जो है वो वेस्ट पर, कमर पर। सो शी कुड कीप हर बैलेंस, ताकि वो अपना बैलेंस रख सके। इसलिए बुजुर्ग लोग भी रखते हैं ना, लकड़ी भी रखते हैं, तो वो उस हिसाब से, तो क्योंकि उनको कहीं पर उनका बैलेंस बिगड़ न जाए इसलिए। हर ईयर्स वर वाइट लाइक लैंडस्केप ऑफ आइसी माउंटेन्स, जो बर्फयुक्त पहाड़ होता है उसकी तरह उसके बाल भी थे, और साड़ी ऑल्सो। शी वॉर वाइट साड़ी, सफ़ेद साड़ी पहनती थी। पेल एंड प्यूकर्ड फेस, चेहरा पीला, प्यूकर्ड मीन्स रिंकल्ड विथ क्रिस क्रॉस लाइन्स इन हर स्किन, यानी उसके जो चेहरे पर लाइनें थी, जिसको झुर्रियाँ बोलते हैं, वो झुर्रियाँ थी, और पूरे शरीर पर वो इतनी ओल्ड लगती थी वो। शी वॉज ए काइंड, रिलीजियस एंड लिटरेटरी, दयालु थी और साथ ही साथ धार्मिक प्रवृत्ति की थी, बिकॉज शी रेड स्क्रिप्चर्स, और साथ ही साथ वो क्या करती थी, प्रे टू गॉड। एंड इसके अलावा शी स्पेंट हर अ लॉट ऑफ टाइम विद द स्पेरोज, और इसके साथ हम ये भी जोड़ सकते हैं, शी केप्ट हर बिजी इन हर स्पिनिंग व्हील, तो उसका जो चरखा था उसको काटने में वो अपने आप को बिजी रखते थे। ये चीज़ें अपने को ऐड करनी है इसमें। शी वॉज ए गुड सिंगर ऑल्सो, अच्छी गायक भी थी, लेकिन गायक किसके रिलेटेड, रिलीजियस जो सॉन्ग्स होते हैं रिलेटेड टू गॉड, भगवान से संबंध नहीं। तो म्यूज़िक से तो हमने सुना ही है, उसने जब म्यूज़िक की बात की थी उसके पुत्र ने, तो क्या उसका रिएक्शन था, बहुत ही उसका जो रिएक्शन था अस्वीकृति का भाव था। शी वॉज अ हेल्पिंग नेचर्ड एंड, सहायक हेल्प करने वाली थी वो, क्योंकि वो अपने फैमिली में अपने आप को बिजी भी रखा और गांव में रह रही है ओल्ड एज में, और अपने पोते की देख रेख कितना सब कुछ कर रही है। देखो, टाइम पर जगाना, खुद भी उठना, उसको स्कूल के लिए तैयार करना आदि, उसके लिए नाश्ता खाना वगैरह बनाना। विलेज कस्टम्स फॉलो आवर लेडी, गांव की जो रीति रिवाज है गांव के, उसको फॉलो करने वाली वो लेडी थी। काइंड टूवर्ड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, और साथ ही साथ पशु पक्षियों के प्रति दया भाव। तो हमने पढ़ा कि कुत्तों के लिए रोटी ले जाना। आप देखते होंगे आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो वो किस प्रकार से सुबह शाम
अपने रूटीन में, तो उनके काइंड नेचर को इंडिकेट करता है। तो दयालु प्रवृत्ति की भी थी, और साथ ही साथ पक्षियों के प्रति, विशेषकर जो स्पैरोज है, उन गौरैयाओं के साथ भी बहुत ही अच्छी दयालुता का भाव दिखाया उसने। अब इसमें ये इससे संबंधित हमने 7 प्रश्न लिए हैं। देखिए, आपको थोड़ा बता भी देता हूँ। यहाँ से किया था, फिर इसमें पहला प्रश्न, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा, ये पांचवा, छठा, छठे का जो थोड़ा ये आधा हिस्सा यहाँ पे हो गया था ज़्यादा उत्तर होने के कारण, और यहाँ पे ये 7वां हमारे इसका प्रश्न का ये हिस्सा बन गया। इस प्रकार से ये उत्तर हमारे को याद रखने अच्छी तरीके से, और बढ़िया तरीके से ये पाठ है वो हमने पूरा किया। ज़रूर आपको समझ में आया है, और जब भी आप देखते हैं उसमें लाइक ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करें, और शेयर वगैरह तो आप कर ही रहे हैं। आगे देखिए, हम शब्द देते हैं, उसके बाद में अपना कार्य किस प्रकार से करते हैं। पहले आपको यहीं पे लिख देता हूं मैं, देखें आपके लिए यहाँ पे शब्द उचित कौन सा रहेगा। देखो, एक तो आपको बता रहा हूं कि विलाप करना, दूसरा शब्द है सुबह। बहुत इजी दिए हैं ये, तो इसके आपको इंग्लिश में लिखने हैं। इधर 2 ऐसे दे रहा हूँ जिसमें इंग्लिश लिखी हुई होगी, आपको उसकी हिंदी बनानी है। ठीक है, तो इधर देखिए, एक तो है हमारे ट्रेडिशन, दूसरा जनरेशन। देख लिया आपने वर्ड्स, विलाप करना और सुबह, इसको क्या कहते हैं, और इधर ट्रेडिशन और जनरेशन। इस टाइप से ये आपको शब्द पूछे गए हैं, इसका आप उत्तर देंगे कमेंट्स आदि के माध्यम से। समझ में ज़रूर आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।